क्या आप भी कंफ्यूज है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इसी वीडियो में मैं कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मैं इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रिया, लॉ समझो विद रिया से, जहाँ हम लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या क्लेट के एस्पिरेंट्स हैं, ये फ्रेजेस को तो सुने होंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? हर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? तो चलिए इस चेन को समझेंगे। जब इस चेन को हम एक बार समझ जाएंगे देन द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट खुद ही खुद समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला है प्रपोजल। प्रपोजल एंड ऑफर इज द सेम। ओके, पहला स्टेप क्या है? प्रपोजल। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑफ़र देती हूँ कि आप ये एक पेन 10 रुपीज़ में ले लीजिए। तो मैंने क्या दिया? मैंने ऑफ़र दिया है कि नहीं? ऑफ़र दिया। फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बाद में किस में टर्न हो जाएगा? ये एक प्रॉमिस में टर्न हो जाएगा। तो हर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप्स प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है। रिमेंबर इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रपोजल ऑफर्स होने के बाद जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस हो जाएगा। ओके, एंड देन कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स इन रिटर्न। जैसे कि मैं आपको पेन दे रही हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा? वो 10 रुपीज़ मिलेगा इन रिटर्न, और आपको क्या मिलेगा? पेन मिलेगा, है कि नहीं? तो कंसिडरेशन क्या हुआ? जो इन रिटर्न मिल रहा है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। अगर ये 3 स्टेप्स पूरा हो जाता है तो उसे एग्रीमेंट बोलेंगे। ओके, ये अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ओके, लिसन टू मी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, कि अगर ये तीनों स्टेप्स पूरा हो जाता है तो उसे सिर्फ एग्रीमेंट बोलेंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ़ इट इज़ इन्फोर्सिबल बाय द लॉ, अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय द लॉ हो रहा है, एनफोर्स हो रहा है लॉ से, लॉ इसे एनफोर्स कर सकते हैं, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बोला चलिए आज रात को मैंने आपको डिनर में बुलाया है। ओके, और आप जब आया डिनर में तब तक मैं कहीं घूमने चली गई थी और मैंने बताया भी नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ और डिनर का प्लान कैंसिल हो गया। तो आप मुझे केस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते केस, बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट्स नॉट अ लॉफुल एग्रीमेंट। ओके, इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, इसे एग्रीमेंट से बोलेंगे। ओके, होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट का। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 2H है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। और क्या है डेफिनेशंस? जो भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्स हो रहा है बाय द लॉ इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग सबको बोल देंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं हो सकते ना। देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, इनवैलिड, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे ऐसा क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड बनाते हैं। इनवैलिड हुआ तो ऑफकोर्स वो एनफोर्सेबल होगा ही नहीं, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही नहीं। ओके, फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले ये स्टेप्स फुलफिल होना पड़ेगा, और ये स्टेप्स किस में डिफाइन किया गया? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्टेप इज, द फर्स्ट essential thing is offer and acceptance. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, द फर्स्ट स्टेप जो एग्रीमेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट का है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं ऑफर दूंगी, वो एक्सेप्टेंस में टर्न होगा, तब वो प्रॉमिस बोलेंगे उसे। ओके, ऑफर प्रपोजल इट्स द सेम। जो ऑफर दे रहा है, वन पार्टी जो ऑफर दे रहा है उसे ऑफरर बोलते हैं, एंड जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑफर को उसको ऑफरी बोलता है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप फुलफिल हुआ। एंड देन
द सेकेंड इज लॉफुल कंसिडरेशन. जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो रियल होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए. जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में दिए थे कि आप मुझे 10 रुपीज़ दोगे और मैं उसमें आपको एक पेन दूंगी. इट्स अ लॉफुल कंसिडरेशन. वाई? बिकॉज ये रियल है, ये लॉफुल है. मैं आपको पेन दे रही हूँ, उसके बदले मुझे पैसे दे रहे हैं. यहाँ पे कोई हम गलत काम को तो कंसिडरेशन में नहीं ले रहे ना, गलत चीज़ों को तो कंसिडरेशन में नहीं ले रहे. ड्रग्स वगैरह इसे तो हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे ना. दैट्स वाई it was lawful consideration. So the second step is for valid contract is lawful consideration. The third is competent to party. जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो कम्पिटेंट होना चाहिए, लाइक वो मेजोरिटी इन एज होना चाहिए. अगर सपोज मैं प्रॉपर्टी की कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ किसी के साथ, सपोज मैं आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ, तो आप अबव द 18 एज होना चाहिए. ओके, आप साउंड माइंड होना चाहिए एंड डिस्क्वालीफाइड ना हो लॉ से फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, ये सब होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ओके, क्या क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंट टू पार्टीज में? पहला तो उसे मेजोरिटी होना चाहिए, लाइक 18 एबव. दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए. और फिर वाइल डूइंग कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्क्वालीफाई ना हो बाय द लॉ. ओके, द फोर्थ इज फ्री कंसेंट. मैं जैसे पहले वाला एग्जाम्पल जो थे पेन का, मैं आपको अगर फोर्स कर रही हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही हूँ या कोर्शन के यूज़ कर रही हूँ कि नहीं खरीदो मेरा फ़ोन, मेरा पेन खरीदो, मेरा पेन खरीदो, मैं आपको पूरा फोर्स कर रही हूँ, मैं आपको गन रख के फोर्स करके नहीं तो मेरा पेन खरीदो, दैट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. अगर ये हो रहा है तो उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए. आपको खुद एक विलिंगनेस आना चाहिए कि हाँ मैं खरीद लेती हूँ ये पेन. ओके, द फिफ्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. जो भी पर्पस हो रहा है एग्रीमेंट, जो पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट है वो लीगल होना चाहिए, ना कि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए. जो पहले प्रीवियस एग्जांपल था, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या था? पेन था. दैट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ओके, इट्स लीगल. ओके, तो क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. एंड द लास्ट इट मस्ट नॉट डिक्लेयर वॉइड. अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं और वो डिक्लेयर हो गया वॉइड, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बोला ही नहीं जाएगा, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला ही नहीं जाएगा. ओके, तो इसे जो भी एग्रीमेंट है उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए बाय द लॉ, बाय द कोर्ट. अगर ये 6 स्टेप्स फुलफिल होते हैं जो सेक्शन 10 में लिखे गए हैं, तब उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा. ओके, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, competent to parties, free consent, lawful object, and it must not declare void. ओके, चलिए एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे. पहला था तो एग्रीमेंट. ओके, एन एग्रीमेंट क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक्सेप्ट करता है कोई भी ऑफर को, देन इट इज़ एन एग्रीमेंट. ओके, इसमें कुछ चेंज है. प्रपोजल, पहला स्टेप्स ऑफ एग्रीमेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? प्रपोजल एंड ऑफर होगा. अगर प्रपोजल एंड ऑफर एक्सेप्ट होता है तो फिर वो प्रॉमिस में टर्न होगा. फिर कंसिडरेशन को देखेंगे. कंसिडरेशन क्या है? इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? जैसे कि पेन के एग्जांपल में मैं पेन दे रही हूँ, वो आप मुझे पैसा दे रहे हैं, पैसा मेरा कंसिडरेशन है. और आपका क्या कंसिडरेशन होगा? आपका कंसिडरेशन होगा वो पेन. अगर ये 3 स्टेप्स फुलफिल होता है देन इट विल कॉल एन एग्रीमेंट. अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो रहा है बाय द कॉन्ट्रैक्ट तो उसे अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो रहा है बाय द लॉ तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. एंड द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेप्स फुलफिल होगा तभी उसे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोले जाएंगे. एंड इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 10. लेट्स सी. The first step is offer and acceptance, lawful consideration, competent to parties, free consent, lawful object, and it must not declare void. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे kinds of contract and many more. Thank you for watching.
होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। एंड किसी को भी कोई डाउट होता है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।